नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, नाम पे विश्वास न करके काम पे विश्वास करने वाले इस ग्रामोत्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। हमने देखो जो फर्स्ट चैप्टर वो पूरा कर लिया था। आज अपन नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। इसमें भी अपन देखो शुरुआत जहाँ से कर रहे हैं वो अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जो कह रहे हैं विद्युत फ्लक्स। देखो विद्युत फ्लक्स है वो कहेंगे किसी बहुत पर एग्जाम में परिभाषा पूछी गई है इसकी कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो देखो अपन ये कह देंगे विद्युत फ्लक्स होगा, वो ये कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। वो परिभाषा अपन कहें तो क्या कह रहे हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को क्या कह देंगे, विद्युत फ्लक्स कह देंगे। सपोज करो जैसे देखो एक विद्युत क्षेत्र में ये मानता है ये विद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर, और इसमें मैंने ये एक पृष्ठ रख दिया, तो इस पृष्ठ के अभिलंबवत कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, इसमें से यहाँ से इस पृष्ठ से प्रवेश करें और इससे निर्गत हो जाए, तो ये आपके पास कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, उन बल रेखाओं की संख्या को क्या कह देंगे, विद्युत फ्लक्स कह देंगे। या अपन देखो इसको ये भी कह सकते हैं, दूसरी परिभाषा के रूप में दें तो अपन ये भी कह सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर एवं क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर के अदिश गुणनफल के योग गुणनफल के तुल्य होता है। देखो ये कह सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। विद्युत फ्लक्स को यदि अपन मान लो कि फाई से डिनोट करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई वेक्टर, और क्षेत्रफल सदिश क्या हो गया, एस वेक्टर, और इन दोनों का क्या कर रहे हैं अपन, अदिश गुणन को अपन यहाँ किससे कह दिया, डॉट चिन्ह से कह दिया, तो ये आपके पास क्या बन गया, विद्युत फ्लक्स बन गया। अब देखो यहाँ अपन विद्युत फ्लक्स की देखो कई बार ऐसा हुआ है कि डॉट के साथ कई बार ई वेक्टर और एस वेक्टर के मान दे देता है। जैसे देखो आप सपोज करना कि ई वेक्टर है वो आपको मान लो ये कहते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ही कह देता, और एस वेक्टर ये मान लो 2i कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप कह देता, और फिर कहता कि किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, क्षेत्रफल सदिश है, तो उस पृष्ठ से परिबद्ध या उस पृष्ठ के द्वारा जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो ज्ञात कीजिए। तो अपन तो डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं डॉट गुणन, तो डॉट गुणन में अपन ये जानते हैं, देखो आई डॉट आई होता है उसका 1 होगा, जे डॉट जे है उसका मान भी 1 होगा, के डॉट के है उसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। सीधा सा अपन ये कह सकते हैं कि सेम पदों को गुणा कराना है, विपरीत पदों को अपन गुणा कराएंगे तो आई डॉट जे होगा तो 0 होगा, जे डॉट के होगा तो वो भी 0 होगा, और के डॉट आई होगा तो वो भी क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा इसका रीजन अपन बता सकते हैं कि ए डॉट जो बी होता है उसको अपन क्या लिखते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा कहते हैं। तो वहां अपन देखो अपने को पता है कि अपन देखो त्रिविमीय निर्देश तंत्र में पढ़ते हैं, जैसे मैं कहूँ कि त्रिविमीय निर्देश तंत्र यही हूँ, एक्स अक्ष अपन कह दे, वाई अक्ष कह दे, और ये जेड अक्ष अपन कह देते हैं। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अपन यदि कहते हैं तो एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश जे कैप, और जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश के कैप अपन कह देंगे। अब तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, तो लंबवत होंगे, इसका मतलब थीटा का मान क्या हो गया, 90 डिग्री। तो आई डॉट जे यदि मैं करता तो देखो आपके पास एक स्टेप मैं बता रहा हूँ, जैसे आई डॉट जे यदि आप करते हैं तो क्या होता है, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ 90 डिग्री। अब कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो आई डॉट जे का मान क्या हो जाएगा, 0।
ऐसे ही देखो जे डॉट के है वो भी जीरो जाएंगे, के डॉट आई है वो भी क्या होंगे जीरो। एक बात और याद रखनी है कि अदिश गुणन होता है वो क्रमविनिमय नियम का पालन करता है। अदिश गुणन है वो अपन क्या कर देंगे, क्रमविनिमय नियम का पालन करेंगे। तो उस स्थिति में अपन यहाँ से इसका मान यदि लगाते हैं तो देखो अपन डायरेक्टली अपनी इस परिभाषा के अकॉर्डिंग फाई का मान निकालें। तो देखो आई डॉट आई कैप जे कैप प्लस के कैप, डॉट का चिन्ह हो गया और ये क्या हो गया 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो गया। अब इनको अदिश गुणा कराना है, अभी केवल आपने वो बताया अदिश गुणन में क्या करना है, सेम पदों का गुणा कराना है। अभी तो सेम पदों को गुणा कराएंगे, विपरीत का क्यों नहीं कराएंगे, उसका अपन चाहे तो यहाँ पे रीजन दे सकते थे। आई डॉट आई है वो एक होगा, जे डॉट जे होगा वो एक होगा, के डॉट के होगा वो भी क्या होगा एक होगा। विपरीत वाले पद वो जीरो होने, इसलिए अपन विपरीत पदों को गुणा करा के ही नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो ये अपन स्थिति है वो ये कह देंगे। तो इस स्थिति के अकॉर्डिंग केवल सेम पदों को आई को आई से गुणा करोगे तो ये क्या होगा 2i डॉट आई। फिर देखो आई को जे के साथ भी गुणा करना, लेकिन विपरीत का मान क्या होगा जीरो जाएगा। जे का के साथ भी कराएं तो भी वो क्या होगा जीरो जाएंगे। फिर देखो इसे देखो जे को आई के साथ कराएंगे तो वो भी जीरो होगा। फिर जे को अपन जे के साथ कराएं तो जे डॉट जे हो गया क्या, ठीक है ना। और यहाँ देखो आपके पास एस वेक्टर का मान है वो माइनस का के कैप था, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप था। अब देखो के वाले को अपन क्या करेंगे, तो के से ही गुणा कराएंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये क्या हो गया दिया जाएंगे। अब इनके मान क्या हो जाएंगे, देखो आई के बराबर क्या हो गया 2 1 हो गया, ये -1 हो गया, तो फाई का मान कितना आ गया 2 आ गया। और यूनिट यदि अपन लगाएंगे तो यहाँ से यूनिट देख लो, देखो यूनिट क्या होगी, ये अपन यूनिट लगा देंगे तो फाई का मान कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड कह देंगे। क्यों, देखो अब देखो इनका अदिश गुणन है तो इसका मतलब विद्युत फ्लक्स क्या होगी, एक अदिश राशि होती है जिसमें केवल आपके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। तो वो अपन क्या बताते हैं, विद्युत फ्लक्स होंगे, वो अपन ये कह सकते हैं कि एक अदिश राशि होती है। केवल अपन यहाँ पे जो परिमाण है वो बता रहे हैं, दिशा नहीं होती है विद्युत फ्लक्स में, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो फॉर्मूला अपन ने जो प्राप्त किया उसके अकॉर्डिंग इसका विमीय सूत्र देखना और इसके यूनिट देखना। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा और इसके यूनिट होंगी वो क्या होगी, देखो फाई बराबर अपन ने ये कहा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर कहा है और ई वेक्टर की परिभाषा अपन देखते हैं तो ये कहते हैं कि किसी इकाई धनावेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं कहते क्या। और ये आपके पास एस हो गया। अब देखो फाई का मात्रक बोलो क्या होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, देखो फाई का मात्रक अपन यदि कहेंगे तो देखो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम और जो क्षेत्रफल है उसका मात्रक क्या हो गया मीटर स्क्वायर हो गया। एक मात्रक तो अपन ये कह सकते हैं, यूनिट अपन जो कह रहे हैं। दूसरी यूनिट देखना, जब अपन ये कहते हैं ई विद्युत क्षेत्र आपके पास हो, ई विद्युत क्षेत्र जितने क्षेत्र में फैला हुआ वो दूरी अपन डी से कह दें और उसके कारण आपके पास विभव मान लो v बनता है। तो अपन देखो अल्फाबेट में जैसे व्यवस्थित करेंगे तो यही होगा और ई बराबर क्या हो जाएगा v/d। याद रखना v विभव है और ये मान अपन देखो इसी फॉर्मूले में ई की जगह ये अपन फॉर्मूला है वो ई की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो आपके पास फाई बराबर क्या हो गया v/d और ये क्या बन गया s। तो फाई के इक्वल देखो यूनिट बोलना इसकी क्या बनी, देखो ये क्या है विभव, विभव की यूनिट क्या बनती है वोल्ट और ये क्या होती है दूरी, दूरी की यूनिट क्या होगी मीटर, क्षेत्रफल की यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर। तो ये भी अपन कह सकते हैं। तो फाई की यूनिट क्या होगी वोल्ट गुणा मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, वोल्ट इंटू मीटर भी कह देंगे। तो फाई के देखो दो मात्रक है वो याद रखने हैं। देखो फाई के संबंधित अपन जो दो बातें बता रहे हैं, फाई का एक मात्रक तो अपन ये करें न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम और दूसरा अपन फाई का मात्रक ये भी कह रहे हैं कि फाई का मात्रक क्या हो गया वोल्ट मीटर भी अपन बता सकते हैं। तो ये आपके पास फाई के मात्रक अपन बताते हैं। दूसरी बात यहाँ से देखो फाई की अपन यूनिट की बात करते हैं, जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा विमीय सूत्र होगा तो वो अपन इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखो फाई की विमा, तो फाई की विमा बोलो क्या हो गई, देखो बल, तो बल की विमा क्या होती है m1 L1 T-2 ये होती है। आवेश की विमा अपन ने पहले चैप्टर में पढ़ी है A1 T1 और क्षेत्रफल की विमा क्या होती है L2। अब इनको हल कर लो भाई, वो आपके पास क्या होगी फाई की विमा हो जाएंगी। तो देखो फाई की विमा और फाई की विमा क्या होगी, देखो m1 L देखो भाई L1 और L2 तो ये कितने हो गए L3 क्या, देखो T-2 है बट्टे में आपके पास T1 है, ऊपर लाएंगे घात किसकी माइनस की, तो T-2 और T-1 क्या हो गया T-3, आधार समान है घाते जोड़ देंगे और फिर क्या हो गया A-1 हो गया।
तो ये इसका क्या हो गया, विमेय सूत्र हो गया। M1 L3 T-3 A-1 हुआ फाई की विमापन बता देंगे। तो फाई की देखो अपन विद्युत फ्लक्स की परिभाषा देख ली, फिर अपन इसका मात्रक देख लिया। मात्रक में अपन कह रहे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, फाई का मात्रक कह रहे हैं वोल्ट मीटर से, और फाई की विमापन कह रहे हैं ये स्थिति अपन बता रहे हैं। अब देखो यहाँ से एक बार मैं इस परिभाषा को देखो वापस से 3 स्थितियां बना रहा हूँ। स्थितियां देखना कि फॉर्मूले को देखो अपन डायग्राम के ऊपर देखो कैसे परिभाषित कर रहे हैं कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या कही मैंने, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी। जैसे एक कमरा पूरा ही क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है। इसमें मैं ये पृष्ठ रख देता है राहत, तो इससे देखो इस पृष्ठ से ये बल रेखा होगी क्या, स्केल वाली, या ये क्या बल रेखा इसमें प्रवेश करेंगे और ये क्या जाएंगे, निर्गत हो जाएंगे, तो वो आपके पास क्या बनेगी, विद्युत फ्लक्स बनेगा। अब देखो मैं फाई से ये भी कह रहा हूँ क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश इनका अदिश गुणनफल क्या कहला रहा है, विद्युत फ्लक्स के तुल्य है या नहीं है। अब देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डॉट हटेगा तो क्या आएगा, कोस आएगा क्या, कोस ऑफ थीटा। अब मैं देखो यहाँ थीटा की तीनों स्थितियां बताना चाह रहा हूँ आपको। पहली स्थिति मान लो थीटा बराबर 0 डिग्री होता, दूसरी स्थिति देखना कि थीटा बराबर क्या होता, सेकंड कंडीशन है वो अपन ये कहते हैं थीटा बराबर 180 डिग्री कह देते हैं, और तीसरी स्थिति में कह दूं कि थीटा बराबर 90 डिग्री। ये 3 स्थितियां अपन कह रहे हैं। पहली स्थिति देखो, यदि अपन cos 0 का मान देखते हैं तो 1 होता है क्या, cos 180 का मान देखते हैं तो -1 होता है क्या, और cos 90 का मान होता है तो वो क्या होता है, 0 होता है। ये स्थिति होगी। तो देखो यहाँ अपन करते हैं तो फाई बराबर क्या होता है, ES cos ऑफ थीटा होता है क्या। अब cos का मान अपन 0 रखें तो ES cos ऑफ 0, अब cos 0 का मान क्या हो गया 1, तो ये क्या हो गया ES ही आ गया फाई के बराबर। दूसरी स्थिति देखो, यहाँ देखो यदि फाई बराबर क्या होता है, ES cos ऑफ 180 डिग्री, cos 180 का मान क्या हो गया -1, तो फाई बराबर क्या हो गया ES -1 कह देंगे, ठीक है ना। -1 अपन ये कह दें माइनस निशान ये लगा देंगे, और ये कह देंगे फाई बराबर क्या हुआ ES cos ऑफ 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया cos 90 का मान कितना होता है 0, तो ये फाई का मान क्या हो गया 0 आ गया। इन तीनों स्थितियों को डायग्राम बेस देखना, देखो अपन कैसे इसको अपन बता सकते हैं। इन दो स्थितियों से देखो एक स्थिति में और बताता कि ये भी मैं कह दूंगा, पहले एक बार डायग्राम देख ले, फिर उसके बाद में अपन बता सकते हैं परिवेशित विद्युत फ्लक्स का मान होता है वो धनात्मक होता है। परिवेशित विद्युत फ्लक्स होता है वो देखो परिवेशित विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो अपन ये कह देंगे कि ऋणात्मक होगा, और निर्गत विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है धनात्मक होता है। इन वो दोनों स्थितियों में अपन देखो डायग्राम के द्वारा अपन बता भी सकते हैं उस चीज को। जैसे देखो मैं ये मान लेता कि आपके पास ये कह देते हैं, ऐसी स्थिति मान लो, और इसमें मैंने एक बंद पृष्ठ है वो ये मान लो कि ये रख दिया, आपने एक पृष्ठ है वो ये मान लो कि ये एक पृष्ठ है वो ये रख दिया, ठीक है। अब इस पृष्ठ को देखो मैंने यूं रखा है, डस्टर को एक तरह से ये समझे कि ये डस्टर ही है आपके पास। डस्टर ने कहें तो अपन बुक वाली स्थिति से अपन देखना चाहें तो ये कह देते कि ये आपके पास यूं रखा गया है, ऐसी स्थिति होगी। इसमें इधर से बल दिखा रही है, इधर क्या रही है बाहर निकल रही है, तो वो क्या बना विद्युत फ्लक्स बना अपना। अब देखो ये जो बुक बनी है वो आपके पास क्या स्थिति हुई, आयताकार स्थिति में है। अब इसका देखो तल है, तो इसका तल, इसका जो सेंटर पॉइंट में कहूँ या इसका तल कहूँ, तो ये इसका तल ये तो बनेगा बीच वाला पॉइंट। अब बीच वाले पॉइंट को अपन लेंगे तो देखो ये स्थिति अपन ये कहेंगे कि ये इसका जो तल बनेगा वो आपके पास ये तल ही तो बना, और ये जो तल है वो इसके साथ जो अपन ये कह देंगे एच वेक्टर है, और एच वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में जो कोण बनता है वो क्या हो गया थीटा हो गया। कि एच वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में आपके बाद जो ऐसी स्थिति में अपन ने बुक कह दी, ये बल रेखाएं अपन गुजर रही हैं, तो ये अपन देखो सेंटर पॉइंट वाली स्थिति अपन ये ले तो ये स्थिति कह दें, या इसके अकॉर्डिंग ये जो तल है वो आपके बाद मेरी और ये अपन ये लाइन आती बोर्ड पे अपन ऐसा नहीं कर सकते, तो ये स्थिति अपन कह देते। अब देखो अब मैं धीरे धीरे देखो पहली स्थिति तो एक थीटा बराबर वाली ये स्थिति बनी हुई है, ये डायग्राम ये है। अब मैं ये कहता देखो पहली स्थिति में कि ये आपके पास विद्युत बल रेखा, ये अपन ये कह रहे हैं ये आपके पास ये जो विद्युत बल रेखा ये है। अब ये अपन देखो परिवेशित आपके पास बल रेखा ये इधर ही तो होगी, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश लेंगे तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ के लिए किधर बनेगा, मेरी ओर बनेगा, नहीं बनेगा। तो देखो आपके पास बल रेखा इधर जा रही है, क्षेत्रफल सदिश इधर आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को बल रेखा तो इधर जा रही है, क्षेत्रफल सदिश इधर है, इनके बीच में कोण कितना बन गया 180 डिग्री, तो 180 बना, इसका मतलब फाई का मान कितना आ गया ऋणात्मक आया नहीं आया। दूसरी स्थिति देखो
कि अपन ये कह रहे हैं कैसी स्थिति में है, तो ये पृष्ठ ले, इस बार ये पृष्ठ लेते तो इसमें अपन देखो एस की डायरेक्शन क्या होगी, ये हुई या नहीं हुई, ठीक है, और ये भी इधर ये डायरेक्शन में है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, थीटा बराबर क्या हुआ 0 डिग्री, तो फाई का मान ये हुआ या नहीं हुआ। तीसरी स्थिति में देखो मैं ये कर देता कि इस देखो ये बुक है वो अपनी यू रखी है, इसको मैं इस प्रकार से ये रख देता, तो बल रेखा तो ऊपर से गुजर गई, कुछ बल रेखा ऐसी हुई जो नीचे से गुजर गई, तो इसका मतलब इसमें से इस पृष्ठ में से तो कोई बल रेखा गुजरी नहीं है, और इसका जो क्षेत्रफल है जो बनेगा एस की डायरेक्शन क्या हुई, जो मार्कर हो गया, तो देखो बल रेखा तो इधर चली गई, एस ये आपके पास बन गया, इसमें से कोई बल रेखा गुजरी नहीं है, नहीं गुजरी तो फाई का मान अपन क्या कर देंगे 0 कह देंगे, और वैसे मैथमेटिक्स तरीके से देखना चाहे तो ये हो गया, तो फाई का मान देखो स्केल और बुक के बीच में कोण कितना बना हुआ है 90 डिग्री, तो 90 बना तो फाई का मान क्या हो गया 0 अपन बता सकते हैं। तो इसका मतलब देखो इन दोनों कंडीशन से अपन ये भी कह सकते हैं कि जो परिवेशित विद्युत फ्लक्स होता है वो ऋणात्मक होता है। ये परिवेशित विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, अपन देखो यहां से एक नोट ये भी लिख सकते हैं कि परिवेशित विद्युत फ्लक्स का मान, परिवेशित विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक होता है, जबकि निर्गत विद्युत फ्लक्स का, निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक होता है, ठीक है ना। इसी कारण आपने देखा होगा कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में मैंने यही कहा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के अभिलंबित गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा है। मैंने ये नहीं कहा कि उस बंद पृष्ठ से निर्गत बल रेखाएं, निर्गत कह देते तो निर्गत तो केवल आपने धनात्मक की बात की है, ऋणात्मक वाली बात भूल गए, ठीक है ना। तो याद रखना है विद्युत फ्लक्स में अपन ये कहेंगे किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबित गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। कई स्कूलों की परिभाषाओं में आपको यह भी मिलेगा कि निर्गत विद्युत फ्लक्स कह देगा कि निर्गत विद्युत बल रेखाओं की संख्या, केवल उन्होंने किसकी बात कर रखी है, धनात्मक की बात की, ऋणात्मक वाली स्थिति को वो भूल गए, ठीक है ना। तो याद रखना है कि बंद पृष्ठ के अभिलंबित गुजरनी है, बस बल रेखाएं कितनी गुजर रही हैं, परिवेशित और निर्गत दोनों स्थितियां एक साथ आपको करनी कंबाइंड में, तो वो अपन क्या बता देंगे, विद्युत फ्लक्स की स्थितियां अपन बता सकते हैं। अब देखो विद्युत फ्लक्स अपन ने जैसे ही पढ़ा है, तो विद्युत फ्लक्स के बाद में अपन देखो एक नई परिभाषा लेके चल रहे हैं, गाउस का नियम। बहुत अच्छा देखो शानदार टॉपिक है, यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बड़ा डेरिवेशन भी 4 नंबर में क्वेश्चन करते हैं और कई छोटे क्वेश्चन के रूप में भी कह देते हैं। गाउस के नियम का कथन लिखिए, तो गाउस नियम, गाउस का नियम, या इसको अपन गाउस प्रमेय भी कह सकते हैं, गाउस और क्या होगी देखो, पहले तो ये होना चाहिए कि गाउस नियम है वो लगता कब है, तो गाउस का नियम आपके पास तभी देखो उन्हीं विद्युत क्षेत्रों के लिए लगाएंगे जब आपके पास क्षेत्र है वो पर आपके पास एक बंद पृष्ठ होगा, तो बंद पृष्ठ होगा तो अपन गाउस का नियम बता सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मैंने ये कह दिया कि आपके पास एक बंद पृष्ठ है, वो ये कह देते हैं, ठीक है। इस बंद पृष्ठ में अपन ये मान लो कि Q1 होता, Q2 होता, Q3 होता, इस प्रकार से बहुत सारे आवेश है, वो मान लो कि Q1 कह देते, ठीक है। और इस बंद पृष्ठ को मैं मान लेता कि निर्वात में स्थित है, ठीक है। तो निर्वात की विद्युतशीलता मैं क्या कर दूं, एप्सिलॉन 0। तो इन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग और विद्युत क्षेत्र की जो निर्वात की विद्युतशीलता, इनके जो अनुपात को अपन क्या कह देंगे, गाउस का नियम बता देंगे, या एक तरह से मैं कहूं इन दोनों में जो संबंध बताएगा वही क्या होगा, गाउस का नियम होगा, ठीक है ना। तो गाउस के नियम का कथन देखना क्या होगा कि गाउस के नियम का अपन ये कह दें कि देखो ये भी कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के द्वारा, परिबद्ध कुल आवेश, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, कुल आ रहा है इसका मतलब अपन बीजगणित के योग की बात करनी है, वो समेशन Q से करेंगे, ठीक है ना। कुल आवेश एवं निर्वात की विद्युतशीलता, सॉरी देखो अपन ये करें विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश
एवं निर्वात की विद्युतशीलता, एवं निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात उस बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध विद्युत फ्लक्स के तुल्य होता है, देखो ये कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश एवं निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात उस बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स के तुल्य होता है। देखो ये अपन ये कहना चाहें तो देखो यहाँ से एक परिभाषा और अपन यदि यूं देना चाहें तो ये भी कह सकते थे विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। ये वाली लाइन में शुरुआत में जोड़ सकता था। तो देखो यहाँ से फाई का मान क्या बना, फाई का मान है वो अपन ये कह देंगे समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं, ठीक है ना। ये एप्सिलॉन जो समेशन क्यू है वो ये बता रहा है कि आवेशों का बीजगणितीय योग हुआ है, ठीक है। और ये फाई है वो अपन ये कह देंगे कि एप्सिलॉन नॉट है वो अपन निर्वात की विद्युतशीलता से कह देंगे। कई बार जब अपने पास समेशन क्यू का मान देता है क्वेश्चन में तो समेशन क्यू का मान दे एप्सिलॉन नॉट वाली वैल्यू रखने में दिक्कत होती है, तो इसलिए अपन इसको देखो जो कैलकुलेट करने में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो इसको अपन देखो ये भी लिख सकते हैं, इस वाले पद को मैं 4 पाई से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ, ऊपर नीचे गुणा कर दूँ तो ये आपके पास ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं तो ये आपके पास वैल्यू देखना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन क्यू और ये 4 पाई है। तो ये वैल्यू बोलो किसकी हो गई भी कि अपन ये कह देंगे कूलाम नियतांक कह रहे थे तो फाई बराबर ये भी कह सकते हैं कि 4 पाई समेशन ऑफ क्यू। इस वाले टॉपिक के ऊपर देखो एग्जाम में 2 या 3 बार क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने पहले भी बताया था आपको कहाँ से क्वेश्चन बनता है, आवेशों की योज्यता नियम, विद्युत फ्लक्स और तीसरा गाउस का नियम, तीनों को एक साथ कंबाइंड करके क्वेश्चन करता है। कि कई बार देखो आपको ऐसी शेप बना देता है, जैसे मैं यही कह देता कि ये आपके पास ही है और यहाँ मैं लिख देता Q1 का मान 2 माइक्रोकूलम कह देता और Q2 का मान मैं कह देता 1 माइक्रोकूलम है और मैं कहता इस बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आपके पास कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना है। सुनको देखो अच्छी तरह से सुनना कि Q1 और Q2 अपन ये कह रहे हैं कि आपके पास बंद पृष्ठ है तो ये कह देता कि बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन शायद 2015 में आया हुआ अभी। फिर देखो 2000 जो पिछले साल 19 में भी एक क्वेश्चन यहाँ से किया गया था और वहाँ 2 पृष्ठ बनाकर और फिर बीच के कॉमन भाग से पूछ लिया था। तो यहाँ से अपन ये करें कि इसमें आपके पास पहले अपन आवेशों की योज्यता नियम लगाए। योज्यता नियम आपको क्या कहा था मैंने कि किसी भी निकाय का कुल आवेश निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। और आवेशों को मैंने कहा था कि जैसे आप संख्याओं को जोड़ते हैं वैसे आवेशों को जोड़ा जा सकता है, ये बात कही थी। अब यहाँ से अपन देखो ये कहें तो समेशन क्यू के बराबर क्या होगा, Q1 प्लस Q2 कह देंगे तो समेशन क्यू बराबर क्या होगा 2 माइक्रोकूलम माइनस 1 माइक्रोकूलम तो समेशन क्यू बराबर क्या हो गया 1 माइक्रोकूलम तो समेशन क्यू के बराबर 1 × 10⁻⁶ कूलम हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गई कि समेशन क्यू आवेश का मान आ गया। अब अपने को बता समेशन क्यू है तो अपन यहाँ रख देंगे और फाई का मान बता सकते हैं क्योंकि के की वैल्यू अपन जानते हैं भी के बराबर क्या था देखो 9 × 10⁻⁹ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर अपन बता सकते हैं। तो ये वैल्यू के की लगाएंगे और इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। ये कह सकते हैं 2 पृष्ठ होते तो दोनों के द्वारा अपन परिबद्ध कुल आवेश निकाल लेंगे। तो ये अपन गाउस के नियम के बारे में बता सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद में अपन गाउस के नियमों की अपन यदि सीमाएं देखें या गाउस के नियम का अपन गुणधर्म देखें कि गाउस का नियम कब कब आपके पास लगता है कि कहाँ अपन गाउस